देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी के अंदर, कल मैंने आपको लास्ट क्लास में एक तो a माइनस बी और b माइनस ए वाले कंसेप्ट बताए थे, है ना। और वहां आपको ये समझाया था, एक बार मैं रिपीट करता हूं। जैसे कल मैं आपको बताया था कि अगर मान लो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी a माइनस बी की। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ a माइनस बी? a के होने का चांस, b के नहीं होने का चांस। और b माइनस ए का मतलब b के होने का चांस, a के नहीं होने का चांस। अच्छा, a माइनस बी को मैंने आपको निकालने का तरीका समझाया था, प्रोबेबिलिटी a माइनस, और b माइनस ए बताया था प्रोबेबिलिटी b माइनस। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा, आपको ये भी बताया था, इसको हम लोग एक और किस नाम से जान सकते हैं? ए इंटरसेक्शन। और इसको क्या बोल सकते हैं? ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, इसका मतलब होता है ए के होने का चांस, इसका मतलब होता है बी के होने का चांस, और ए के नहीं होने का चांस। ठीक है, मैंने वो कल एक दो क्वेश्चंस भी करवाए थे, वो क्लियर थे। ठीक है, आप आ जाओ एक बार एग्जाम्पल नंबर बुक में देखेंगे 15.13। 15.13 कर लिया था? एक बार चेक कर लो, हो गया था? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15.19, ये भी हो गया था क्या? तो एग्जाम्पल नंबर 15.19 पे आओ, पेज नंबर 15.22 पे। 15.19, पेज नंबर 15.22। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़े एक बार आप लोग। मैंने पीडीएफ ओपन किया, इधर देखना। द ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट इज 2:3। ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट इज 2:3, मतलब एक इवेंट का ऑड इन फेवर कितना है? एंड ऑड अगेंस्ट द इवेंट इज 3:7। तो लिखो आप ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर लिखो 2:3। ऑड इन फेवर इक्वल टू 2:3। अब बताओ, अगर ऑड इन फेवर 2:3 है, ऑड इन फेवर 2:3। अच्छा, मैं इसको इवेंट ए मान लू। मान लो ये इवेंट ए है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ए की? 2/5। ऑड इन फेवर 2:3, ब्रैकेट में लिख दो इवेंट ए। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में पी ए इक्वल्स टू 2/5। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ए की 2/5 है, तो ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अगर ए के होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तो ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 3/5। भाई ए के होने का चांस अगर 2/5 है, तो ए के नहीं होने का चांस 1 माइनस कर दो ना। 1 माइनस 2/5 तो 3/5 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब आगे देखो। ऑड अगेंस्ट अनदर इवेंट इज 3:7। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में ऑड अगेंस्ट द इवेंट, ऑड अगेंस्ट द इवेंट। अब बताओ, अगर ऑड अगेंस्ट 3:7 है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? तो इसको इवेंट बी ले लो, तो प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 7/10। अब बताओ बी का 7/10 है, तो बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो लिखो प्रोबेबिलिटी बी डैश इक्वल टू 3/10। बी के होने का चांस 7/10, तो बी के नहीं होने का चांस? एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट अकर, मतलब एक ही इवेंट हो और दोनों में से एक ही इवेंट हो। अब इसका मतलब क्या है? ए हो जाए, बी ना हो, और बी हो जाए,
ए ना हो। मेरे से बोल रहा है एक ही इवेंट होना चाहिए। हमको क्या बोल रहा है, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ए के होने का चांस कितना है बताओ? ए के नहीं होने का चांस, बी के होने का चांस 7/, तो बी के नहीं होने का चांस 3/10। समझ आता है? अब बोल रहे हैं इन दोनों में से सिर्फ एक ही इवेंट हो। ए को मतलब ए हो जाए, बी ना हो, और बी हो जाए, ए ना हो। समझ आया? तो लिखो अब नेक्स्ट लाइन में, ओनली वन ऑफ द टू इवेंट। देखो नेक्स्ट लाइन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली वन ऑफ द टू इवेंट। probability of happening of only one of the two event। इक्वल टू, इसको है ना चाहो तो ऐसे भी, एक तो ये तरीका हो गया, मैं इसमें दो अल्टरनेट कराता हूं। लिखो ये अल्टरनेट 1, ताकि थोड़ा तुमको और इजी हो जाएगा। ये अल्टरनेट 1 लिख दो। ए के होने का चांस कितना है, और बी के नहीं होने का चांस, बी के होने का चांस और ए के नहीं होने का चांस। ये आता है 27/50 अपना आंसर। मैं इसको एक तरीके से और करवा देता हूं तो आपको और थोड़ा इजी हो जाएगा। ये अल्टरनेट 1 हो गया। अल्टरनेट 2 के पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था इंडिपेंडेंट इवेंट का। अल्टरनेट 2 के लिए आप है ना 5 लाइन, 4 to 5 लाइन छोड़ दो। एक बार आप 4 to 5 लाइन छोड़ दो, मेरे को कंसेप्ट पढ़ाना है इंडिपेंडेंट इवेंट, फिर मैं कराता हूँ वो अल्टरनेट इवेंट, अल्टरनेट 2 भी। एक बार ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्लियर है? इंटरसेक्शन मतलब साथ में होने का चांस, यूनियन बी मतलब ए और बी, पी ए प्लस पी बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? इंटरसेक्शन। ठीक है ना? अब लिखो अगला हेडिंग, लिखो आप, लिखो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मतलब अच्छी फ्रीक्वेंसीज टॉपिक में से क्वेश्चंस आने की। अब देखो ध्यान देना एक बार, देखो ध्यान दो। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसकी डिटेल थ्योरी है ऑन पेज नंबर 15.17। 15.17 पे आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी। मैं पढ़ रहा हूं, एक बार आप ध्यान देना एक बार। देखो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या मतलब होता है समझना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिस्कस सो फार is known as unconditional or marginal probability. However, there are situations that demand the probability of occurrence of more than one event. The probability of occurrence of two events A and B simultaneously is known as compound or joint probability.
एंड इज डिनोटेड ए इंटरसेक्शन बी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दोनों साथ में होते हैं तो उसको अपन लोग जनरली क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी। इन अ सिमिलर मैनर द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस occurrence of k इवेंट, मान लो a1 a2 a अप टिल k, अगर मान लो ये इवेंट सब साथ होंगे तो ऐसे इंडिकेट होगा, मान लो इवेंट है ए बी सी डी और सब साथ होंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। नाउ अब क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट ए एंड बी वी मे फेस टू डिफरेंट सिचुएशन। इन द फर्स्ट केस इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट से बी, सुनना ध्यान से, मान लो अकरेंस ऑफ वन इवेंट से बी, मतलब कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में दो केस है, ठीक है, जो अपन पढ़ रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, इसमें कितने केस है, दो। पहला केस है कि अकरेंस ऑफ वन इवेंट से बी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट ए। मैं फिर पढ़ रहा हूं, फिर ध्यान देना। इन केस ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट ए एंड बी, मान लो दो इवेंट है ए बी, we may face two different situations. In the first case, if occurrence of one event say B is influenced by occurrence of another event A, then two event A and B are known as dependent event. वो क्या कहलाएंगे, dependent event. We use the notation P B upon A, ये सब मैं आगे बताता हूं, ठीक है ना। अब है ना, आप एक चीज समझो, देखो, और मैं सर सेकेंड सिनेरियो भी बता रहा हूं आपको। If the occurrence of second event B is not influenced by occurrence of first event A, then B is known as independent of A. मतलब अब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर कंपाउंड या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो केस, एक तो डिपेंडेंट इवेंट और एक इंडिपेंडेंट इवेंट। तो लिखो अब नेक्स्ट लाइन में, इसमें एक तो लिखो आप डिपेंडेंट इवेंट, और एक लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट। एक तो लिखो डिपेंडेंट इवेंट और एक लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, टू इवेंट ए एंड बी are said to be dependent when occurrence of event B is influenced by event A. Two event A and B are said to be dependent when occurrence of event B is influenced by occurrence of event A. फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, when the occurrence of event B is not influenced by event A, then such event are known as independent event.
लिख लिया, फिर लिखो इन केस ऑफ two event A and B, if independent, in case of two event A and B, if independent, then probability A intersection B equal to PA into PB. ये एक फॉर्मूला जानना, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो, अगर दो, अभी इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट क्या है वो भी आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, अभी नोटिंग कर लो आप। अगर इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो हमेशा ध्यान रखना ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। देख लिया, फिर लिखो नेक्स्ट लाइन, सिमिलरली इफ देयर आर थ्री इवेंट, similarly if there are three event A, B and C, similarly if there are three event A, B and C and all are independent, then probability A intersection B intersection C equal to into probability C. Because for dependent event is not equal to PA into PB. For dependent event A intersection B is not equal to PA into PB. लिख लिया, फिर लिखो इफ इवेंट ए एंड बी इसको नोट बना के बोली पॉइंट्स करके लिख दो, यहां तक तो हो गया। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, अब उसके बाद बोलिए नोट्स करके पॉइंट बना के लिख लेना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। If event A and B are independent, then following pair of event if event A and B are independent, then following pair of event will also be independent. Then following pair of event will also be independent. A and B dash, B and A dash, and A dash and B dash. मतलब अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो ये पेयर भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। नोटिंग करते तो अभी समझ में आ जाएगा ना पूरा। आप लिख लो एक बार, मैं इसको पूरा एक बार नोट करा के फिर समझा रहा हूं वन बाय वन। नोट कर लिया?
फिर लिखो पॉइंट नंबर 5। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी is indicated as is indicated as probability A upon B. इसका पहले फॉर्मूला लिखो, इक्वल्स टू PB अब इसका मतलब क्या होता है वो लिखना। इट मीन्स फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A given that B has already occurred. P A upon B का मतलब होता है फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A और इधर ब्रैकेट में लिख देना इस वाले फॉर्मूले के लिए। ये नोट कर लिया यहां तक। ठीक है, देखो ध्यान देना एक बार। नोट कर लिया? ठीक है, अब मैं सारे पॉइंट स्टार्टिंग समझाता हूं, देखो ध्यान समझना। नोटिंग कर लिया सबने? ठीक है, अब देखो ध्यान दो। कंपाउंड या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो केस है।
पहला केस है डिपेंडेंट इवेंट, दूसरा केस है इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। देखो डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, दो इवेंट ए और बी डिपेंडेंट कब होंगे, जब अकरेंस ऑफ इवेंट बी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट ए। मतलब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी, मान लो दो इवेंट ए और बी की, और इवेंट बी अगर किस पे डिपेंड करता है, ए पे, तो कहलाएगा इंडिपेंडेंट, तो कहलाएगा डिपेंडेंट इवेंट। और बी अगर ए पे डिपेंड नहीं करता है तो कहलाएगा इंडिपेंडेंट। अब है ना, इसको एग्जांपल समझाता हूं, देखो समझो। अज्यूम करो आई हैव ड्रॉन 2 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आप एक चीज समझना, मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया और फिर एक कार्ड ड्रॉ किया, मतलब 2 कार्ड निकाले बट अलग अलग निकाले, पहले एक निकाला फिर एक ड्रॉ किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को ये बताओ कि वो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो कार्ड स्पेड का कार्ड हो। वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, स्पेड। अब आप ये बोलोगे सर अगर पहली बार में आपने स्पेड ड्रॉ किया, स्पेड आने का चांस क्या है। मैंने एक मान लो 52 कार्ड्स का पैक पड़ा है, उसमें से मैंने कार्ड ड्रॉ किया और मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इट शुड बी ए स्पेड कार्ड, तो क्या होगा बताओ। 1/52 स्पेड कार्ड आने के 1/4 है ना, मतलब 13/52 अपन कह सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 13/52 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। थर्टीन अपॉन 52 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बोलो ये समझ में आता है। अब मैं आपको ये बोलता हूं, मेरे को ये बताओ अगर वो कार्ड मैंने निकाल करके बाहर रख लिया और वापस नहीं रिप्लेस किया, मतलब कार्ड निकाला और कार्ड मैंने बाहर रख लिया, अब बोल रहा हूं सेकंड कार्ड वापस निकालना है और वो स्पेड हो, 12/52 या 12/51, 12/51 हो जाएगा ना। एक सेकंड, ठीक है, देखो ध्यान देना। अब मैं आपको यह समझा रहा था, अज्यूम करो मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया, 52 कार्ड्स में से अज्यूम करो मैं 2 कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं। अब बताओ अगर 52 कार्ड्स में से मैंने 2 कार्ड ड्रॉ किए और लेट्स से ड्रॉ किया विथ रिप्लेसमेंट। एक तो बोलता हूं मैंने ड्रॉ कैसे किया, और एक बोलता हूं लेट्स से मैंने ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बच्चों विदाउट का मतलब क्या होता है, मैंने कार्ड ड्रॉ किया और कार्ड बाहर रख लिया। मैं आपको बोल रहा हूं मैंने 2 कार्ड ड्रॉ किए और ये बताओ कि दोनों कार्ड लेट्स से स्पेड कार्ड्स हो, तो आप बोलोगे सर अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट मतलब क्या, आपने कार्ड ड्रॉ किया और कार्ड को बाहर ही रख लिया। तो इस केस में अगर मैं बोलता हूं पहला इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, और सेकंड कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/51। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैंने कार्ड कैसे ड्रॉ किया, तो आप बोलोगे सर पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है और सेकंड की भी क्या है। अब ये वाला जो केस है ना, ये वाला विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज, क्योंकि सेकंड इवेंट लेट्स से ये बी है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ए के ऊपर, तो ये कहलाता है डिपेंडेंट इवेंट। मान लो एक बैग है, इसमें 5 रेड 6 व्हाइट बॉल्स है। एक बैग है जिसमें 5 रेड और 6 व्हाइट बॉल है, और अज्यूम करो मैं बोलता हूं इस बैग में से हमने लेट से 2 बॉल ड्रॉ करी, और अगर 2 बॉल ड्रॉ करी, मैं आपसे बोलता हूं प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों बॉल रेड हो, तो आप बोलोगे सर 5 रेड 6 व्हाइट, टोटल बॉल्स कितनी है, तो पहले ड्रॉ में रेड आए उसका चांस कितना है। अब मान लो मैंने ड्रॉ करके बॉल वापस रिप्लेस कर दिया, मतलब बॉल निकाली और बॉल वापस बैग में डाल दी मैंने, तो सेकंड ड्रॉ के अंदर वापस रेड बॉल है, क्या चांस है। तो इस केस में जो सेकंड इवेंट है वो फर्स्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। और मान लो मैंने बॉल निकाली और लेट से उस बॉल को निकाल करके बाहर रख लिया,
तो अब वापस रेड बॉल आए, उसका चांस क्या होगा? तो इस केस में सेकंड इवेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फर्स्ट के ऊपर। ये होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। बोलो, आई बात समझ में? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? जब अकरेंस ऑफ इवेंट ए या अकरेंस ऑफ इवेंट बी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए, तो वो कौन से इवेंट कहलाते हैं? हमेशा। और जब ए और बी के आपस में होने से एक दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? अब जब भी इवेंट इंडिपेंडेंट है, जब भी इवेंट कौन से हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये रूल हमेशा ध्यान रखना अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो देखो, एक बार मैं इसको एक बार रीड करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, मैंने आपको ये बताया, इफ अकरेंस ऑफ इवेंट से बी is influenced by occurrence of event another event A, then two event A and B are known as, बोलो समझ आती है बात? कि अगर इवेंट B के होने से या इवेंट A के होने से B पे फर्क पड़ रहा है तो क्या कहलाएंगे? Then if occurrence of second event B is not influenced by occurrence of event A, then B is known as independent of A. अब आप इसके अंदर इसको ऐसे पढ़ना, एज एन एग्जाम्पल, इफ अ बॉक्स ऑफ 5 रेड एंड 8 व्हाइट बॉल, मान लो बैग में कितनी है? 5 रेड है और कितनी है? 8। इफ 2 सक्सेसिव ड्रॉ ऑफ 2 बॉल आर मेड फ्रॉम इट विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट मतलब आपने बॉल निकाली और बाहर रख ली, तो केस कौन सा होगा? डिपेंडेंट। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ड्रॉ would result in 2 white ball given that first draw result in 2 red ball is an example of conditional since the drawing are made without replacement। मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है, आप ये समझ लो। और अज्यूम करो आपने ड्रॉ किया विथ रिप्लेसमेंट, तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहला केस बताया, मान लो अज्यूम करो पी ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कौन सी इवेंट की? ए की। कंडीशन है कि बी ऑलरेडी हो चुका है। और पी बी अपॉन ए का मतलब क्या है? यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हो चुका है। मेरी बात फिर समझना, देखो अभी आप इतना समझ लो, व्हेन इवेंट ए एंड बी, जब ए और बी का एक दूसरे से इंपैक्ट आता है, मतलब बी के होने से ए पे इंपैक्ट आता है या ए के होने से बी पे इंपैक्ट आता है, वो कहलाता है डिपेंडेंट इवेंट। और जब दोनों एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता वो कहलाता है इंडिपेंडेंट। अभी आप इमेजिन करो, बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ किया तो डिपेंडेंट, विथ रिप्लेसमेंट ड्रॉ किया तो इंडिपेंडेंट। फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, इसका मतलब क्या होता है? यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इवेंट गिवन दैट क्या हो चुका है? बी हो चुका है। अब पी बी अपॉन ए का मतलब क्या है? यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट क्या हो चुका है? ए हो चुका है। कंडीशनल कंडीशन है ना, बी ए का निकालना है, ये मान लो बी हो गया, बी का निकालना है, अज्यूम करो ए हो गया। और इसमें क्या बोला? ये वाली चीज, इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, अपॉन पी बी। बट ये फॉर्मूला वैलिड तभी होगा जब ये वाली वैल्यू हमेशा क्या हो? ये तो कंडीशन समझ आती है ना, अगर ये 0 के बराबर है तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे हो नहीं सकती है, तो इट शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन। अच्छा बताओ, पी बी अगर 0 के बराबर है तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी पी अगर 0 के बराबर है तो इंफिनिटी हो जाएगा ना। तो कंडीशन क्या है कि ये क्या होना चाहिए हमेशा? इसी तरह जब मैंने ऐसा बोला, कंडीशन क्या है? दिस शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0।
समझ आया? अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर P A अपॉन B को मैंने ऐसे लिखा, और मान लो A और B लेट से कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो उस केस में बताओ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा? मान लो मैंने ऐसा लिखा एक फॉर्मूला A अपॉन B, और मैंने कहा A और B कौन से इवेंट है, तो A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर इवेंट A और B इंडिपेंडेंट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी A अपॉन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B अपॉन PB इक्वल टू PA इंटू PB व्हेन टू इवेंट A एंड B आर इंडिपेंडेंट, और अपॉन क्या कर दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो उस केस में बताओ प्रोबेबिलिटी A अपॉन B इज इक्वल टू, ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है B के होने से। समझे मेरी बात को? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। देखो, अगर इवेंट A और B इंडिपेंडेंट है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा हमेशा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू, और जब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी A अपॉन B, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला इस तरह से है, डिनोमिनेटर में B है तो इधर भी मैंने क्या लिख दिया, PB। अच्छा, अगर मैं B अपॉन A लिखता हूं तो हाउ विल यू राइट? A इंटरसेक्शन B अपॉन PA, डिनोमिनेटर A तो यहां भी A आ गया। अब मैं बोल रहा हूं मान लो A और B इंडिपेंडेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, अपॉन, तो ये क्या हो जाता है? तो उस केस में बताओ प्रोबेबिलिटी A अपॉन B इज इक्वल टू, ये कब, जब इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। और इस केस में क्या होगा बताओ? तो प्रोबेबिलिटी B अपॉन A इक्वल टू, जब इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। इतना समझ आया? देखो एक बार एक क्वेश्चन देखो, आपको अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 50th क्वेश्चन है 50, देखो, A B C are three mutually independent with probability 0.3, 0.2, 0.4। इवेंट तीनों कौन से हैं और प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, 0.2 और, अच्छा यहां मैंने बताया अगर A B C इंडिपेंडेंट है तो A डैश B डैश C डैश वो भी क्या होंगे, अगर A B C इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। लिखवाया है मैंने आप लोगों को। अब बोल रहा है A B C म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.2, 0.4। क्या होगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्या करे बताओ? अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा तीनों, अगर तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो आप बोलो PA इंटू PB इंटू PC, तो 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4 कितना आता है? तो लिखो आप, सेट A का 50, सेट A का क्वेश्चन नंबर 50 लिखो, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू, सेट A का क्वेश्चन नंबर 50 लिखो पहले, लिखो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B इंटू प्रोबेबिलिटी C, दैट इज 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4, तो आंसर है 0.024। इसमें कोई डाउट? अगर इंडिपेंडेंट है देन PA इंटू PB इंटू PC,
ये क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, सेट ए के 25 का आंसर बताओ। सेट ए के 25 का आंसर बताओ। B upon A is defined only when A is a sure event. देखो, B upon A defined तभी होगा A श्योर इवेंट है। श्योर मतलब A की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताओ। B is a sure event. A is not an impossible और B is an impossible event. A is not an impossible होगा ना, श्योर मतलब प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको बताया ना, B अपॉन A कब एग्जिस्ट करेगा? जब प्रोबेबिलिटी A क्या होगी? अब 0 से ज्यादा मैक्सिमम 1। अब आप ये थोड़ा ना, यहां पे ये थोड़ा लिखा है कि A इक्वल टू 1 होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। तो आंसर क्या होगा? A इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। डिनोमिनेटर एक कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना। 0 नहीं होनी चाहिए, बट अगर 0.2 0.5 होगा तो भी चल जाएगा। तो A इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। वापस समझाओ। अच्छा, इसी तरह बताओ, ये A अपॉन B डैश है। चलो यहां तक क्लियर है? फिर 26 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।